ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। जिसदा करते हो तुसी सारे हफ्ते बेसब्री दे नाल इंतजार प्रोग्राम गीत बहार हर शुक्रवार शामी 7 बजे। डीडी पंजाबी, रंग पंजाबी। इंडोनेशिया के खूबसूरत टापू बाली अपनी कुदरती नज़ारे लिए मशहूर है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। यह गलबात बेशक हिंदी विच है, पर साढ़े दर्शकों की जानकारी लिए बड़ी मुफीद है। हम यहाँ बाली इंडोनेशिया में हैं और जैसा कि आप जानते हैं बाली के बड़े पुराने रिश्ते हैं भारत के साथ। रामायण के यहाँ जो स्पर्श हैं वो हर जगह जगह पर दिखाई देते हैं और बाली में इस समय 7वां ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ये यहाँ पर चल रहा है और भारत से एक बहुत बड़ा दल जो है, बहुत महत्वपूर्ण लोगों का दल जो है वो यहाँ पर है। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय सर खुद ही दे दें। नमस्कार, मैं संजीव जिंदल हूँ। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ आपदा प्रबंधन भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंदर और हम इंडियन डेलीगेशन जो यहाँ पे आया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। धन्यवाद। जरा साहब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण जो उड़ीसा जो है हमारा साइक्लोन प्रोन एरिया है। हमेशा हर वर्ष यहाँ पर 2 बार जो है साइक्लोन आते हैं वो जो बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ जो कार्य देखते हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का और रिलीफ का, हमारे जेना साहब सर आप भी अपना परिचय खुद ही दीजिए। मैं प्रदीप जेना उड़ीसा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड हूँ। उसके साथ मैं उड़ीसा राज्य का स्पेशल रिलीफ कमिश्नर भी हूँ जी। और हमें बड़ी खुशी है कि इस समय श्री राजेंद्र सिंह जी जो मेंबर हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो हूँ इस समय मेंबर हूँ एनडीएमए में और इस समय कैपेसिटी बिल्डिंग और तैयारियाँ कैसी होती हैं उसकी जो हूँ मैं समीक्षा करता हूँ जी। हाँ जी साहब, थोड़ा सा एक दबाई। हाँ, मैं रवि सिन्हा हूँ, प्रोफेसर आईआईटी मुंबई में और महाराष्ट्र स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेंबर हूँ मैं जी। तनेजा साहब, बहुत सारा आपका बहुत अच्छा सुना हमने अभी यहाँ पर। तनेजा साहब जो है वो सार्क डायरेक्टरेट में भी हैं और साथ में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ये जो डीजी भी हैं यहाँ पर। जी, मेरा नाम पीके तनेजा है। मैं डायरेक्टर सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर हूँ और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट हूँ। नवल जी आप। मेरा नाम नवल प्रकाश है। मैं संयुक्त सलाहकार हूँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। धन्यवाद।
और जैसा कि आप जानते हैं कि आपदाएं जो है वो बढ़ रही हैं, और हमने ये भी सुना कि एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जो पेश की जाएगी उसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो एक हमने जो एक टारगेट रखा था 2030 तक, हम वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो संडाई फ्रेमवर्क था जिसको 2030 में ख़त्म होना है, अभी हम 2022 में हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो बाकी हैं। फिर दूसरे जो है SDGs हैं जो हर नेशन ने लेके रखे। इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और बाली में ये एक बहुत बड़ा जो है आपदा प्रबंधन का मेला है, और उसमें भारत की भूमिका क्या है, भारत कहाँ पर है, ये चर्चा होगी। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह जी से। राजेंद्र जी NDM में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, और इस समय आप ये देखिए कि आपदाएं जो है वो भारत में बढ़ती जा रही हैं। और इस समय जो बाली में आने का जो लक्ष्य है आपका, जो पर्पस है आपका, वो क्या है? देखिए, बाली में जो हम आए हैं यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि एक हम देख सकें कि पूरे विश्व में इस समय आपदाओं के ऊपर क्या क्या नए पॉलिसी आ रही हैं, किस तरह से वो लोग डील करते हैं। और जहाँ करीब यहाँ जैसे आपने कहा कि ये इतने लोग आए हैं, यहाँ इतने मुल्क आए हैं, 140 मुल्कों के प्रतिनिधि जब यहाँ आ रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। और हर देश ने अपने यहाँ, चाहे सेंडाई फ्रेमवर्क हो, चाहे SDG गोल्स हो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने नया किया है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हम कुछ ले करके जाएंगे, कुछ सीख करके जाएंगे, और कुछ अपनी जो अच्छी चीज़ें हमने ग्लोबल लेवल पे की है, लोकल लेवल पे की है, रीजनल लेवल पे की है, वो इनको भी हम दिखा के जाएंगे कि हमने क्या इन चीज़ें अपने यहाँ कैसे की हैं। जहाँ तक सेंडाई फ्रेमवर्क और SDG का मसला है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसने कि अपना जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया था उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क को भी इंक्लूड किया है। और जो 2019 में हमने जो है दोबारा जो है एक संशोधन इसका निकाला है, उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क, COP और SDG तीनों को मिला करके हमने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में सम्मिलित किया है। और करीब करीब हर राज्य ने, भारतवर्ष में 36 राज्यों ने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके रखा है। और अभी हम जो हैं हर ज़िले तक पहुंच गए हैं कि हर ज़िले का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क को कितनी जगह मिलेगी, SDG को कहां पर रखना है, और COP के ऊपर क्या क्या सुधार हो रहे हैं, उसको भी हमने इंक्लूड किया है। तो भारतवर्ष ने, अगर हम देखें पिछले 8-10 साल में, एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल में हम जो हैं वर्ल्ड के मानचित्र पे आ गए हैं, और एशिया पैसिफिक के मानचित्र पे आ गए हैं, और एशिया के यहाँ तो हम जो हैं एक बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहे हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है वो एक साक्ष्य है, एक सत्य है, एक सच्चाई है। उसकी इनएविटेबिलिटी, यानी उसको हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसका तजुर्बा सबसे ज़्यादा जो है वो प्रदीप जैना जी को होगा। उड़ीसा में जो आप काम करते हैं, उड़ीसा 2 दशकों से मार खा रहा है, चाहे वो साइक्लोन रहा हो, चाहे फ्लड्स रहे हों, चाहे सी लेवल राइज है, इनंडेशन, बार बार सुपर साइक्लोन 99 का आया, उसके बाद कितने ही साइक्लोन आपने झेले हैं। और देखिए, जलवायु परिवर्तन जैसे बार बार कहा जा रहा है, IPCC की रिपोर्ट्स भी हैं, ये तो हो भी जाएगा। आपकी तैयारी है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल आपदा प्रबंधन में मैं समझता हूँ बहुत खरा उतरता है, क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है। You see, climate change is certainly going to make matters worse when it comes to disasters. And we have in Odisha, we have seen it. पिछले 20 साल में हम करीब 8 बड़े बड़े साइक्लोन देखे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 3 साल में हम 6 साइक्लोन देख चुके हैं। और एवरी टाइम, आजकल समर साइक्लोन जो पहले पिछले 60 साल में नहीं हुआ था, पिछले 3 साल में 3 समर साइक्लोन भी देखे हैं। इसमें डैमेजेस बहुत होती है, लोगों को परेशानियाँ भी बहुत होती है। तो ये तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, उसको दिशा में काम कर रहे हैं। जो हमारा मेंबर साहब जैसे बताए, नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, as part of that, every state prepares its disaster management plan, and accordingly we work on preparation, how to prepare ourselves so that we can minimize the impact of these disasters, at least in saving lives and properties. Second is how do we mitigate the
adverse impacts, and third, how do we adapt to these things. So we in the state are working in preparedness, working in adaptation and mitigation, all the three things, three areas. And what is important is that DRR, disaster risk reduction, is gradually being mainstreamed into the functioning of the governments. And Odisha is a test case scenario where our Honorable Chief Minister has a vision, and because of that now right up to our local level, that is the Gram Panchayat, the lowest administrative level also, they have been mandated constitutionally to work on disaster preparedness, adaptation and mitigation. So right from Gram Panchayat level, village level, right up to the state level, we are working at tandem. सर आप देखिए, साइक्लोन की जहाँ तक बात है, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम NCRMP प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था 2012 में, और आज हम अगर साइक्लोन के क्षेत्र में हम कम से कम ये कह सकते हैं भारत एक लीड रोल में आ चुका है। और जो हमने अपने यहाँ सुधार किए हैं, चाहे वो मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर हमने बनाए हैं, चाहे 1200 किलोमीटर रोड का निर्माण गांव-गांव से लोगों को निकालना उस समय वो हमने किया है, अंडरग्राउंड केबलिंग हमने की है, काफ़ी कुछ हमने साइक्लोन के ऊपर हम जब बात करते हैं, चक्रवाती तूफानों के ऊपर बात करते हैं, तो मैं आज के डेट में, जैसे जना साहब ने कहा है कि इन्होंने पिछले साल 6 साइक्लोन में करीब अपने यहाँ झेले हैं, और उसमें जो अगर हम मोर्टेलिटी रेट देखें तो कहाँ एक 99 में जो हज़ारों में होता था, यहाँ अभी जो है 0 और 1 या 2 पे आ गया है। तो ये साइक्लोन के क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राज्यों ने, स्पेशल उड़ीसा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जिस स्टेट की भी ईस्ट में और वेस्ट में बात जब हम करते हैं, तो हम आज एक इस मुकाम पे खड़े हैं कि साइक्लोनों के ऊपर हमने जो है पूरी तरह से विजय प्राप्त करीब कर ली है। अर्ली वार्निंग सिग्नल जो पहले लोगों को नहीं मिल पाते थे, आज लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, हर आदमी को लास्ट माइल तक हम इसको पहुंचा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे एक NDMA ने अभी एक स्कीम शुरू की है, CAP, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल। उसके अंतर्गत जितने भी, चाहे वो CWC से है, IMD से, जितनी तरह की भी अभी जो है इंफॉर्मेशन आती है, अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से जाएंगी, चाहे वो बाढ़ का है, चाहे लैंडस्लाइड का है, अर्थक्वेक का है, साइक्लोन का है। अब सारी जो है जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस ब्लॉक में वो आपदा आ रही है, इस तरह का भी जो है 2023 मार्च तक जो है हम इस प्रोटोकॉल को भी लेके आ रहे हैं। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल की बात हुई, और सेंडाई फ्रेमवर्क में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत ने तो इसको अपना लिया है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो इसको नहीं अपना पा रहे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ संजीव जिंदल जी हैं, आप गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। गृह मंत्रालय का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे NDMA को लेकर के बाकी और सारी तो क्या आप सोचते हैं कि आने वाले सालों में 2030 की बात हम कर रहे थे, क्या रोड मैप है, क्या आपका मतलब भविष्य कैसे देखते हैं? इसमें बताना चाहूँगा कि 2016 में हमने एक एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया था आपदा रिस्क रिडक्शन के लिए। तो हम भारत सरकार उसी 10 सूत्रीय कार्यक्रम पे काम कर रही है कि कैसे हम ग्लोबल पार्टनरशिप करें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। उसके तहत हमने एक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया गया है, जिसके अंदर 38 मेंबर जुड़ चुके हैं अभी, और उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है कि डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंस कैसे किया जाए। उसके अलावा कैसे हम वुमेन की लीडरशिप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में लेकर आएँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो इस तरह के सभी कार्यक्रम जो है हमारे, कैसे कम्युनिटी वॉलंटियरी को हम जोड़ें, तो 10 सूत्री कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि भारत ना तो सिर्फ रीजनली और ग्लोबल भी एक लीडरशिप ले रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर, उसके साथ साथ बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि हम कैसे जो छोटी छोटी आपदा भी हैं लेकिन जिसमें बहुत सारे ह्यूमन लाइफ्स की जान जाती है, जैसे कि हीट वेव है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 मई को भी इसका एक समीक्षा की कि कैसे हम हीट वेव से मौतों को रोका जाए, कैसे हम लाइटनिंग अलर्ट जो हमारा IMD देता है कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लाइटनिंग से हमारे
कीमती जानों को बचाया जा सके। तो इस तरह छोटी आपदा से लेकर बड़ी आपदा तक हर तैयारी के लिए हम अपने आप को सक्षम कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्स फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे हमने एक वॉलंटरीलिज्म का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, एनडीएमए इसको चला रहा है। इसमें हम 350 आपदा प्रभावित जिलों के अंदर 1 लाख वॉलंटियर को तैयार कर रहे हैं। वो किसी भी आपदा में लोगों की सहायता के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से हम इस पे काम करते हैं। मुझे याद है कि भारत अग्रणी रहा है। तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में ही हुई थी और शायद अगली ब्रिस्बेन में होने वाली है। भारतीय दल जो यहाँ 7वें ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में जो शामिल है, उसी दल में है डॉक्टर रवि सिन्हा, आईआईटी मुंबई से हैं। रवि जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बाली में आपसे मुलाकात हो रही है। और बाली, जैसा आपने देखा होगा, भारत से बिल्कुल मिलता जुलता बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर। और जगह जगह पे हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो चरित्र हैं, वो यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, और ये डिज़ास्टर जो है वो भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ इस बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे क्या सीखने का मौका मिलता है? किस तरह से आप दूसरे देशों से सीख सकते हैं? शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एक्चुअली ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाली भी बहुत कुछ सिखा सकता है आपदा के क्षेत्र में। इंडोनेशिया अभी आपदा के कुछ मायनों में दुनिया का सबसे तैयार देश माना जाता है। जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी के केस में बाली में भी जितने भी यहाँ पे वेन्यूज़ हैं, जैसे जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब में कोने कोने पे यदि सुनामी का वार्निंग आता है तो क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस तरह की बहुत सारी तैयारियाँ हैं ताकि जो बाहर से लोग आते हैं जिन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब भी यहाँ पे तैयार है। तो काफ़ी कुछ सीखने को बाली से भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कल्चरली सिमिलर हैं तो सिर्फ उतना ही खासियत है। दूसरी खासियत है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो तो यहाँ भी है और ये जगह भी कुछ सिखा सकता है हमें। लेकिन जहाँ तक कि ग्लोबल मुद्दे की बात करें तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और यहाँ काफ़ी कुछ ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिनके कि ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। तो जैसे यदि हम सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो उसमें जो पहला प्रायोरिटी है उसको कहते हैं इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग रिस्क, कि आखिर आपदा का क्या क्या पैमाना है और किस चीज़ से तैयारी होने की ज़रूरत है। हम साइक्लोन को रोक नहीं सकते, अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, फ्लड को रोक नहीं सकते। तो अब जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या करते हैं, क्या क्या करना है। बहुत ऑब्वियस है कि लोगों को बचाना है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। क्या क्या उसमें पहलू होते हैं ये समझने की ज़रूरत है। भारत ने अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बाई एक्सपीरियंस भी ऐसा सीखा हुआ है जो दूसरे देशों को बता सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे देशों ने जब ऐसा किया है वो हम सीख के उस पर अमल कर सकें। तो अंडरस्टैंडिंग रिस्क पे एक इम्पॉर्टेंट फोकस है यहाँ पे, और उसमें काफ़ी शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगा, और हर लेवल पे है। गवर्नमेंट सोर्सेज से भी है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, जो नॉलेज सेंटर्स है वो भी हैं, और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और सबको अपने अपने पहलू यहाँ पर लाकर साथ में मिलकर गोष्ठा करने की यहाँ पे ये फैसिलिटी दी हुई है। फिर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट जो सेंडाई फ्रेमवर्क की प्रायोरिटी है वो है रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो कि अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है ऐसे कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली जहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि जिसमें इंडिया भी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि किसी तरह के डिज़ास्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है तो एक तो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो उसको रिस्टोर करने के लिए कॉस्ट लगेगा। जितने दिनों तक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उतने दिनों तक लोगों को तकलीफ़ होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है लोगों को। ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है डिज़ास्टर में, उन लोग को ऊपर भी मार खा देता है। और पर्टिकुलरली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेल नेटवर्क, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, एयरपोर्ट्स, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी इंडिया के लिए हाई प्रायोरिटी है। और यहाँ पे एक सेशन है CDRI द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, जहाँ की ये डिस्कशन कर रहे हैं सारे कंट्रीज़ मिलकर कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलेंट बनाना है
तो उसमें क्या क्या पैमानों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या किया हुआ है दूसरे देशों ने जो कि हम सीख सकें और क्या किया हुआ है हमने जो कि हम दूसरे देशों को बता सकें और मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढेंगे, उसकी यहाँ चेष्टा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं श्री पीके तनेजा जी। तनेजा साहब, आप तो सार्क के सेक्रेटरीट में भी हैं और गुजरात में भी आपदा प्रबंधन का काम आप देख रहे हैं। देखिए, एक सार्क का जब हम बात करते हैं तो देखिए बांग्लादेश है, वो भी बड़ा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है। आप नेपाल की बात कर लीजिए, फ्लडिंग नेपाल में बहुत ज़्यादा, अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा उसमें है। इसके अलावा जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, मैं तो चाहूँगा कि एक तो वो एक रीजनल पर्सपेक्टिव जो है, कैसे भारत जो है वो इन देशों के साथ सहयोग करता है और किस तरह से हम लोग आपदा प्रबंधन को लेकर के हाथ मिला रहे हैं। जी, आपने ठीक फरमाया कि साउथ एशिया रीजन जो है डिजास्टर की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है और काफ़ी डिजास्टर इस एरिया में होते हैं। इसीलिए सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है वो इंडिया में बनाया गया है, क्योंकि इंडिया इस सार्क रीजन में सबसे बड़ा कंट्री है और उसकी लोकेशन भी इस तरीके से है जिससे कि बाकी के सार्क रीजन की कंट्रीज़ को वो हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। इसलिए सार्क रीजन का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो इंडिया में है। 5 साल पहले ये सेंटर दिल्ली में होता था। 5 साल पहले इसको GIDM, जहाँ की बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ इसको शिफ्ट किया गया। हम लोग पिछले 5 साल से इसका जो मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई हुई है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और NDMA, और उस IMC को NDMA ही चेयर करता है। तो हम हर साल एक एक्टिविटी कैलेंडर बनाते हैं। इस सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की फंडिंग आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रहा है। तो वो एक्टिविटी कैलेंडर बना के हम पूरे साल भर अलग अलग एक्टिविटीज़ को टेकअप करते हैं। पिछले 4-5 सालों के अंदर हमने लगभग 23 अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए हैं सार्क कंट्रीज़ के लिए। उसमें लगभग 250 के आसपास 250 बेनिफिशरीज अलग अलग कंट्री से आए हैं। पिछले 2 साल से कोविड होने के कारण से ज़्यादातर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो वर्चुअल मोड में हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिजिकल मोड के अंदर GIDM जहाँ है वहीं पर हमारे पास में रेजिडेंशियल एनेक्सी है, वहीं पर हमारे पास में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पर उनके आने जाने का खर्चा वगैरह सब इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल है। तो इस तरीके से इंडिया सार्क रीजन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसमें जो फंडिंग है वो MEA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। आज मैं सार्क रीजन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बाली में आया हूँ। अभी आपने सुना होगा कि मैंने एक स्टेटमेंट भी किया है और हमने ये अपना कमिटमेंट शो किया है कि हम एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सार्क रीजन की तरफ से जो कुछ हो पाएगा वो हम करेंगे। और हमारी ये भी रहती है कि जितने भी सार्क रीजन के मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें पूरा सपोर्ट करें। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो अलग अलग स्टेट से, मतलब कि मेंबर स्टेट से, उन सबको डॉक्यूमेंट किया जाता है और डॉक्यूमेंट करने के बाद में इन सब के साथ में शेयर किया जाता है। ये एक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है और दिस इज़ बीइंग मॉनिटर्ड इवन एट द हाईएस्ट लेवल इन द PMO। सर, टीकाकरण जो कोविड का हुआ है बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत की इसके लिए, और ये एक ऐसा डिज़ास्टर था जिसको बहुत बड़ी बात थी। तो भारत की इमेज कैसी है, भारत को किस दृष्टि से देखा जाता है पूरे विश्व में? मेरे ख्याल से भारत को एक लीडिंग कंट्री के हिसाब से, चाहे वो किसी भी दृष्टि से देखा जाए, ख़ास तौर से कोविड-19 के अंदर लोगों का बहुत ऐसा फियर था, एप्रीहेंशन था कि इंडिया इसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने अपने आप को भी संभाला और सार्क की रीजन नहीं बट वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को अपने वैक्सीनेशन के थ्रू सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया की इमेज बहुत अच्छी है और आज भी हम यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं जिससे कि इंडिया को और साथ में उस सार्क रीजन की दूसरी कंट्रीज़ को भी इसका कुछ लाभ पहुँचा सकें। बाली इंडोनेशिया ਦੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ
ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸੈਂਡਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 2030 ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।